हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। हम बात कर रहे थे, पहला सेशन हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले जो भी अपन ने पढ़ा था उसको एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा अपन ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट में। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। आ जाइए बेटा। सबसे पहले हमने देखा था बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट। और मार्केट का मतलब ये होता है जहां पे क्या होता है भैया, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है भैया, एक्सचेंज होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं मार्केट। मार्केट के बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसमें सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकालिटी। और लोकालिटी और एरिया के बेस पे हमने देखा था, उसमें था लोकल मार्केट, मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसके सराउंडिंग, उसी उसी एरिया में वो क्या हो रहा है भैया, बिक रहा है, उसे हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट का लोकल मार्केट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा हमने था नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट यानी कि एक कंट्री के एक कोने में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और कहीं भी कंट्री में हर जगह पे उसको क्या कर रहा है भैया, बेचा जा रहा है, उसे हम बोलते हैं उसका नेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर तो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है और दूसरी कंट्री में सेल किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट है। ये चीजें देखने के बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट के हिसाब से हमने देखा था वेरी शॉर्ट मार्केट। वेरी शॉर्ट कुछ आवर्स के लिए लगता है, जैसे कि सब्जी मंडी मार्केट हो गया, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट मार्केट। चोर बाजार हो गया भैया, 2-3 घंटे के लिए लगता है, सुबह 4 से 7 के बीच में, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया, वेरी शॉर्ट मार्केट, कुछ आवर्स के लिए लगता है। फिर हमने देखा था शॉर्ट पीरियड मार्केट। सीजनल जो बिजनेस होते हैं तो उनका जो मार्केट लगता है, ठीक है, होली का हो गया तो कलर का हो गया, ठीक है, रक्षाबंधन में राखी का हो गया, तो वो सब कौन से होते हैं भैया, शॉर्ट पीरियड मार्केट होते हैं। फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट की अगर हम बात करें बेटा, लॉन्ग पीरियड मार्केट जो आपने नॉर्मली जो पूरा मार्केट रहता है, ठीक है, वो ऑलवेज ओपन रहता है। ऑलवेज मतलब कि 365 डेज वही मार्केट चलता है, उसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। आज ही उसके बाद में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन के बेसिस पे अपन देख रहे थे। और जो सबसे बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का, आ जाइए बेटा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि परफेक्टली लाइव चल रहा है। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए। फिर हमने देखा था बेटा परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें काफी सारे बायर थे, काफी सारे सेलर थे। और इसमें क्या होता था भैया, कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, क्योंकि काफी सारे बायर है, काफी सारे सेलर है भैया। आप कम प्राइस पे नहीं दोगे तो हम तो दूसरी जगह से परचेस कर लेंगे। फीचर ऑफ द मार्केट के बारे में देखा था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होता है, प्राइस टेकर होता है भैया, प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। मेकर कब होता है, मोनोपोली में होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस टेकर होता है भैया, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस मेरे को रखनी पड़ेगी, मेरे को टेक करनी पड़ेगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, एक जैसी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाती है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रहता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है उसको आप मोबाइल, मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप उसे मूवमेंट कर सकते हो। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी, मूवमेंट करना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, अदरवाइज क्या होगा, जो नियरेस्ट मार्केट है उसमें प्रोडक्ट की प्राइस कम दिखेगी, जो आपके डिस्टेंस में मार्केट है उसका प्रोडक्ट का प्राइस आपको ज्यादा दिखेगा। बट यहाँ पे तो भैया कहना चाहते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है और प्राइस हमेशा लगभग 99% सेम रहती है। तो इसीलिए कहते हैं भैया एब्सेंस कॉस्ट, अरे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बायर एंड सेलर दोनों को क्या है भैया, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, ठीक है, मार्केट का क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। फिर हमने देखा था इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बाद हमने देखा था इम्परफेक्ट कंपटीशन को। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने सबसे पहला देखा बेटा मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर, यानी कि एक ही सेलर है ऐसा मार्केट, उसे अपन बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। अब देखो एक ही सेलर होगा तो कितने बेनिफिट हो गए, बहुत बेनिफिट हो गए भैया। जितनी प्राइस पे बेचना है बेचूंगा, ठीक है, मेरे को आपको अलग प्राइस पे बेचना है, आपकी गर्लफ्रेंड को कम प्राइस पे बेचना है, मैं भैया बेचूंगा, क्योंकि मैं मोनोपोली, मेरे पास ही प्रोडक्ट है, आपको लेना हो तो लो वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा एम क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा, ठीक है। ऐसे ही सोच सकते हो कि मैं अकेला सेलर हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ भैया, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। एक और चीज की, मेरा जो कंट्रोल है वो प्राइस पे भी है, और मेरा जो कंट्रोल है बेटा, मेरा जो कंट्रोल है वो प्राइस पे भी है, और मेरा कंट्रोल आउटपुट पे भी है। बट दोनों पे साथ में कंट्रोल नहीं कर सकूंगा मैं। यानी कि अगर मैं ऐसा चाहूं कि मुझे 10,000 यूनिट बेचने हैं, ठीक है, तो मेरे को प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा हट पकड़ के बैठ जाऊं, नहीं मैं तो यार 10,000 रुपए पे ही बेचूंगा और 10,000 यूनिट बेचूंगा, तो भैया ये दोनों मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं हो सकते। अगर मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, भले ही मैं अकेला मोनोपोली हूं, बट सामने वाला परचेज करने की विलिंग तो रखना होना चाहिए ना, डिमांड भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैं दो में से एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, दोनों को एट अ टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता, दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ बट एट अ टाइम दोनों को कंट्रोल नहीं करता, एक साथ दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंगल फर्म होती है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। प्राइस मेकर होते हैं भैया, मैं जो प्राइस बनाऊंगा वही प्राइस मेकर है भाई, ठीक है। नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व क्या होता है भैया, डाउनवर्ड स्लोपिंग में, लेफ्ट से राइट में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम करूंगा, मेरी जो सेल है वो बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन चेंज द प्राइस, प्राइस मतलब मैं अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए, फिर हमने देखा था बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे एम क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहता है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्राइस एंड आउटपुट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, कुछ यू शेप में बनता है, बट उसमें भी आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो ज्यादा रिएक्ट करता है। तो जब नीचे जाएगा तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे जाएगा, ऊपर आएगा तो भी भैया मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होगा, सबसे ज्यादा ऊपर आएगा एवरेज कर्व की कंपेयर में, ठीक है। वैसे ही रेवेन्यू के कंपेयर में भी सेम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रिएक्ट करता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ रहा है, बट मार्जिनल रेवेन्यू देख लो आप ज्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ रहा है, दोनों इवन साथ से शुरुआत हुए थे। तो इस तरीके से हमने क्या करना था भैया, हमें डिसाइड करना था कि मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था इस कर्व को, और इस कर्व को मैं फिर से एक और बार आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं ताकि ये रिवीजन हो जाए आपका। आपने बात की थी बेटा कि हम कितनी प्रोडक्ट बेचेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे क्वांटिटी, फिर हम बात करेंगे रेट के बारे में कि हम कितने पे बेचेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो क्वांटिटी देखेगा, और क्वांटिटी तब तक वो बेचेगा जब तक उसका प्रोडक्शन का खर्चा एटलीस्ट वो कवर कर पा रहा है, एटलीस्ट वो प्रोडक्शन का खर्चा कवर कर पा रहा है। यानी कि अगर मैं कोई यूनिट बना रहा हूं जिसका खर्चा मुझे 10 रुपए पे आ रहा है और मैं उसे बेच सकता हूं 11 रुपए में, तो ऑब्वियसली मैं सेल करूंगा और मैं प्रोड्यूस भी करूंगा। एक समय ऐसा आ गया कि मैं बना रहा हूं तो भी 10 रुपए लग रहा है, मैं बेच रहा हूं तो भी 10 रुपए में बिक रहा है, तो भैया वहां पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों मैं इतनी मजदूरी करूं कि भैया मैं 10 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा हूं, 10 रुपए में सेल कर रहा हूं, मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट हो रहा है 10 रुपए, और मैं अगर बेचूंगा तो 9 रुपए, मेरे को तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है, मैं प्रोड्यूस काय को करूंगा, तो मैं कहां पे रुकूंगा बेटा, मैं यहाँ पे रुकूंगा। और इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब मेरी जो एडिशनल कॉस्ट जो एक यूनिट की लग रही है, उतना अगर मेरा रेवेन्यू मिल रहा है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। बट ये कब रुक जाऊंगा बेटा, जब मैं रुक जाऊंगा तब मेरा, देखो यहाँ पे भी दो सिचुएशन बन सकती है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि भैया मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होना चाहिए बेटा, आपका सेम होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर्व में देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका कॉस्ट कर्व है और ये आपका रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पे आपका सेम हो रहा है, ये वाला देखो रेड सर्कल में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम हो रहा है, मतलब उतनी आपकी क्या बनेगी बेटा, वो आपकी क्वांटिटी, यानी कि एम से आपने डिनोट कर दिया कि हमारी क्वांटिटी इतनी रहेगी। अब आप बोलोगे भैया हमारा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस विल बी योर एआर, मतलब एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बेटा क्या रहेगा, एवरेज रेवेन्यू आपका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा बेटा, क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। हाँ भैया आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चंचल यस आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जितनी क्या रहेगी आपकी प्राइस रहेगी, मतलब हमने क्यू से डिनोट कर दिया ये वाला, ठीक है। और अगर अपन बात करें, मैं इसको हटा देता हूं, क्वांटिटी आपको समझ में आ गई इधर, ये वाला पॉइंट। अब हम बात कर रहे रेवेन्यू के बारे में, मतलब प्राइस के बारे में, कितने पे बेचेंगे, एवरेज रेवेन्यू, जहां पे एवरेज रेवेन्यू क्वांटिटी ये वाली समझ में आ गई। अब इस क्वांटिटी पे हमारा एवरेज रेवेन्यू कहां पे आ रहा है भैया, यहाँ पे आ रहा है, क्वांटिटी तो यही रहने वाली है, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब कॉस्ट की बात करें तो एसी यहाँ पे कैसे टकरा रहा है भैया, इस क्वांटिटी पे कहां पे टकरा रहा है भैया, यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये आपकी क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। तो अगर अपन सेलिंग वैल्यू की बात करें तो सेलिंग वैल्यू कितनी रहेगी टोटल, ये आपकी क्वांटिटी ओएम इनटू आपका ओपी, ओपी क्या है, प्राइस है, ओपी है प्राइस, मतलब इतनी आपकी प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, ओएम इनटू ओपी, ठीक है, ओके। और आप क्वांटिटी और देखो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितनी बनेगी भैया, प्राइस कितनी है, पी तक है, हाँ, तो प्राइस है ओपी इनटू भैया क्वांटिटी कितनी है, एम तक है, ओ एम, ये समझ में आ गया, माइनस टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए भैया कॉस्ट कितनी है, एस तक है, क्योंकि यहां पे टकरा रहा है एसी, ठीक है, तो ओ एस इंटू क्या होगा बेटा, इंटू आपका होगा ओ एम, ओ एम का को होगा क्योंकि क्वांटिटी तो आपको ओ एम जितनी रहने वाली है,
ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ बीच में तो कट नहीं रहा, ठीक है। चलो ये करने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल आपका जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। ओ से लेके आप पी तक जाओगे, पी से लेके क्यू तक, और क्यू से लेके एम तक आओगे, मतलब ओ पी क्यू एम, ओ पी क्यू एम आपका क्या बना, रेवेन्यू। वही तरीके से आपका सेल कितना बनेगा, ओ एस आर एम बन जाएगा, ओ एस आर एम आपका क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा। अगर हम कॉमन पार्ट को निकाल दे, अब देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कॉमन पार्ट कितना है भैया, कॉमन पार्ट है हमारा इतना, कॉस्ट जितना, ये वाला। अगर मैं इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं, ठीक है, इसको निकाल दूं तो क्या रहेगा, मेरा सिर्फ प्रॉफिट बचेगा। हाँ भैया, तो प्रॉफिट को तो अपन को ढूंढना है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा भैया पी क्यू आर एस बन जाएगा। कॉमन पार्ट को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, यानी कि हमने क्या किया, यहां पे पी क्यू आर एस आपने ओ निकाल दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एम भी निकाल दिया। अब आप देखोगे तो पी क्यू आर एस आपका रहेगा, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका प्रॉफिट बनेगा, जो यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है योर टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। फिर हमने देखा था बेटा ड्यूओपोली मार्केट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि टू सेलर एंड टू प्रोड्यूसर होता है, जिसमें टू फर्म रहती है। ओलिजोपोली में देखा था, ओलिजो का मतलब होता है फ्यू, एंड पोली का मतलब होता है भैया सेलर, मतलब कि फ्यू सेलर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, 4 या 5 या 8 सेलर होते हैं, उसे हम बोलते हैं भैया ओलिजोपोली मार्केट। ओलिजोपोली मार्केट में हम बात कर रहे थे, आ जाइए बेटा, और ओलिजोपोली मार्केट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर रहते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट रहती है, और में भी थोड़े से डिफरेंसेस भी उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट होगा यहाँ पे, लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट किसका होगा, इच फर्म का। इच फर्म का क्या होगा, लार्ज, इच फर्म प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट भैया, क्योंकि 4 या 8 ही फर्म है पूरे इंडिया में जो इस चीज को बेच रही है, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल दिया हुआ भैया, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर सिगरेट है, ठीक है। तो उन सब में क्या है भैया, उन सब में कुछ ही इंडस्ट्रीज है, कुछ ही फर्म है, तो वो क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करती है। चलिए तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं बेटा। लेस नंबर ऑफ फर्म, बहुत कम नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे होती है। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर फ्यू इन अ मार्केट, ईच वन प्रोड्यूस अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल। टोटल अगर 100 यूनिट आपको बेचने हैं और सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो सब 25 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब 100 करोड़ चीजें आइटम बेचनी है, तो सब 25 करोड़ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने को मिलेगा हर एक प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत कम है। इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, इन द ओलिगोपोली मार्केट द डिसीजन ऑफ एवरी प्रोड्यूसर अफेक्ट द अदर प्रोड्यूसर। यानी कि ये कहना चाहता है कि भैया एक प्रोड्यूसर अगर कोई डिसीजन लेगा तो वो दूसरे प्रोड्यूसर को भी इंपैक्ट जरूर से करने वाला है। क्यों करने वाला है, अभी आप सिंपल सी बात सोचो बेटा, कि आप अगर बाइक परचेज कर रहे हो, आप पेट्रोल वाली बाइक परचेज कर रहे हो, पेट्रोल के साथ आपको इलेक्ट्रिक भी आपको साथ में दे रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ पेट्रोल दे रहे थे, इलेक्ट्रिक भी दे रहे थे, बट दोनों अलग अलग थी। अब आपको दोनों साथ में दे रहे, मतलब पेट्रोल भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। डिपेंड्स कि भैया आपका अगर इलेक्ट्रिक खत्म हो गया तो आपके पास पेट्रोल भी होगा। ऐसा कोई मार्केट में था ही नहीं, बट अगर हीरो ने ऐसा लॉन्च कर दिया तो होंडा भी देखेगा, आई ला इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करता हूं, क्यों, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो सारे जितने भी भैया कस्टमर है वो उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस होता है भैया, एक ने कुछ चेंजेस लेके आए, दूसरा फटाक से चेंजेस लेके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है वो उसके सामने, उसके उसके जो कॉम्पिटिटर है वहां पे अट्रैक्ट हो जाए। सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत तगड़ी वाली लगती है, तगड़ी वाली इसलिए लगती है क्योंकि देखो मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्या है भैया, कस्टमर ज्यादा है बट सेलर सिर्फ फ्यू है, 4 या 5 या 8 या 10 सेलर है, तो हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। समटाइम्स द कमोडिटी आर प्रोड्यूस विद द स्मॉल डिफरेंसेस, स्मॉल डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप देखोगे कार में या बाइक में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिजाइन का डिफरेंस होता है, बाकी जो आपका डिस्क होता है वो सेम होता है, ठीक है। डिजाइन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता, एवरेज वेवरेज सब लगभग सेम मिल जाती है, बट उसको सेलिंग कॉस्ट ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर किसी को बाइक सेल करना है, स्पोर्ट बाइक अगर लॉन्च किया है और उसको सेल करना है, तो उनको ऐसा दिखाना पड़ेगा भैया, जैसे वो एक्स वाले नहीं दिखाते कि परफ्यूम लगाए और 3-4 गर्लफ्रेंड मिल गई, भैया ऐसा होता तो मेरे घर पे तो पूरा परफ्यूम का ढेर होता है ना, आपके भी, बट ऐसा रहता है भाई, ये होता है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट से क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, भाई मैं मैरिड हूँ, अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं।
आके आप ना मैम को दिखा दोगे, मेरा घर तोड़ दोगे। सेलिंग कॉस्ट भैया, समटाइम्स कमोडिटी आर प्रोड्यूस विद स्मॉल डिफरेंसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। देन ईच फर्म मेक्स द ह्यूज एक्सपेंडिचर। भैया क्या करता है, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। आप वो गेम खेलते थे ना, EA स्पोर्ट्स करके, क्रिकेट वाली, याद होगी, कंप्यूटर में खेलते थे, कंट्रोल S से 6 मारता था, मतलब खड़े खड़े, D से आगे आके 6 मारता था, याद है? उसमें वो कमेंट्री में बोलता है इससे ह्यूज 6, ठीक है। अब मेरे को उस टाइम में ना पता नहीं चलता था कि ह्यूज का मतलब क्या है, ठीक है। फिर मैंने वो सर्च किया, फिर मेरे को पता चला कि ह्यूज का मतलब होता है लंबी, बड़ा, ठीक है। तो बड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ऑन एडवर्टाइजमेंट। It is in the oligopoly that we can see the highest expenditure in a selling cost. Oligopoly में भैया आपको highest expenditure आपको एडवर्टाइजमेंट का देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, oligopoly that we can see highest expenditure on selling cost। फिर आता है बेटा आपका फोर्थ वन इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये कहता है भैया डिमांड ना अनसर्टेन रहती है, कुछ भी नहीं बोल सकते भैया कब डाउन हो जाए लोग। देखो अभी तक आप देखोगे तो अभी तक टाटा की कार ना कोई परचेज नहीं कर रहा था, ठीक है। टाटा इंडिको कोई परचेज नहीं कर रहा था भाई। अचानक से उन्होंने नया सेगमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। ईवी कार्स लेके आ गए, अच्छे अच्छे डिजाइन लेके आ गए, ठीक है। टाटा का लोहा ऐसे करके लेके आ गए भैया। हमारा एनकैप रेटिंग जो है वो 5 स्टार है इन दो गाड़ियों का, ठीक है। बाकी सब 4 स्टार है। मारुति को आप देखोगे सिर्फ 1 स्टार है। तो उन्होंने कुछ अलग दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया भैया, सेफ्टी भैया मेजर करते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ, अपने मदर फादर के साथ अगर कार लेके जा रहे हो और अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, आपने 10 लाख की कार ली, बट अगर आप उसमें बच नहीं सकते तो क्या मतलब है उस कार का, क्या मतलब है उस डिजाइन का। ऐसे करके हाईलाइट करना शुरू किया कि सेफ्टी इज अ फर्स्ट, सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए। और टाटा ने क्या किया भैया, टाटा ने इस तरीके से अनाउंस किया कि बाकी सब कारों की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, जिनके एनकेप रेटिंग बहुत कम थे। अभी तक मारुति सुजुकी क्यों बिक रही थी, इसलिए बिक रही थी क्योंकि इंडिया के लोग सिर्फ एवरेज पे फोकस कर रहे थे, और एवरेज सबसे ज्यादा अभी भी देती है मारुति सुजुकी, ठीक है। तो जिनको एवरेज का है भैया वो मारुति सुजुकी की ओर जाएंगे। जिनको ऐसा है कि नहीं मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चे या फिर मेरे पेरेंट्स, मुझे हाईवे पे ज्यादा ट्रैवल करना रहता है, सिटी में ट्रैवल करना है, मारुति सुजुकी के लिए जा रहे लोग अभी भी। बट जिनको हाईवे पे ज्यादा ट्रैवल करना है, स्पीड में जाना रहता है, वो डिजाइन एवरेज को छोड़ के वो कहां पे जा रहे हैं भैया, टाटा की ओर। मतलब यहाँ पे अनसर्टेन है, डिमांड पूरी की पूरी अनसर्टेन है, ठीक है। कई बार ज्यादा रहती है, कई बार कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है भैया, पूरे का पूरा अनसर्टेन अपना डिमांड रहता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू गेज द व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर। भैया डिमांड कर कैसा रहेगा ना, कुछ भी नहीं कह सकते। difficult to gauge the demand curve will be there for a firm every time when a producer change his decision। अब देखो हर बार जैसे चेंज डिसीजन होगा उसका क्या हो जाएगा भैया, अदर प्रोड्यूसर विल चेंज द डिसीजन। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि हीरो ने क्या सोचा, पेट्रोल के साथ भैया क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक भी साथ में ही देना है। दोनों को अलग अलग अभी दे रहे थे, अब दोनों को मर्ज करके भैया दोनों फीचर उनको देते हैं। तो बाकी वाले भी क्या करेंगे, अदर प्रोड्यूसर विल ऑल्सो चेंज द डिसीजन। अदर ने भी क्या किया, दोनों अलग दे रहे थे, दोनों साथ में लेके आ गए। भैया यहाँ पे क्या चलता है, कॉपी पेस्ट चलता है तगड़ा वाला, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉसिबल टू, कहाँ गया, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट प्राइस आउटपुट कंडीशन टू बी द सेम इन द मार्केट, ठीक है। मतलब वो सेम मार्केट में रहेगा कि प्राइस और डिमांड का पूरा अपन वो नहीं कह सकते। यहाँ पे रिजिड प्राइस आ जाइए, ठीक है। रिजिड प्राइस का मतलब ये है कि नॉर्मली जो भी फर्म है, नॉर्मली जितनी भी फर्म्स हैं, वो यहाँ पे भैया प्राइसेस ज्यादा चेंज नहीं करते। रिजिड मतलब ऐसा नहीं बोलते भैया तू ना, तेरा माइंड ना बहुत रिजिड है, मतलब वो हिलता ही नहीं अपने बात से, उसी बात का नहीं भैया ये तो यही है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रिजिड, ठीक है। यूजुअली इन दिस मार्केट द फर्म विल नॉट चेंज द प्राइस, दे फॉलो रिजिड प्राइस, will not change the price, follow a rigid price. A firm cannot increase the price because other firm will not raise their price। अब देखो, अब मैं अब देखो टाटा की बात करें तो टाटा ने चलो अच्छी चीजें लॉन्च तो कर दी, बट जो स्विफ्ट के कंपेयर में आ रही है कोई अदर कार है, ठीक है, उनकी स्विफ्ट के कंपेयर में अगर टिगोर आ रही है तो स्विफ्ट और टिगोर की अगर प्राइस देखे तो नियरली सिमिलर होगी, ठीक है। 5-10 हजार 15 हजार का फर्क होगा, बाकी मॉडल वाइज सेम रहता है प्राइस उनका। क्यों सेम रहता है भैया, कॉम्पिटिशन है तगड़ा वाला। अगर टाटा ने ऐसा सोचा कि हम तो प्राइस को बढ़ा देते भैया, 1 लाख ज्यादा रखते हैं, 80 हजार ज्यादा रखते हैं, तो भैया वहां पे कस्टमर क्या होगा, कस्टमर लूज हो जाएगा उनका। वो सोचेगा कि बोलो चलो ठीक है यार अच्छी चीजें दे रहा, बट 1 लाख का डिफरेंस, बेटर चीज है कि मैं अदर ब्रांड में जाऊं, यही चीजें मुझे 750 में मिल जाए शायद, ठीक है। जो 7 लाख में मिल, जो 8 लाख में मिल रही है वो 750 में मिल जाए। तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा, अगर टाटा बढ़ाएगा तो सब नहीं बढ़ाएंगे, सब सोचेंगे भैया इसका तो बेनिफिट उठाना है। समझ में आ रही है बातों को। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्राइस रिजिड रहता है। सर आपने होंडा की कार काई को ली, बेटा मैंने
टाटा देखा था, ठीक है, आई वाज सपोज टू गो विद टाटा। मेरे को सिडान कार चाहिए थी, ठीक है, मेरे को सिडान चाहिए थी, तो मेरे को सिडान में सिर्फ एक ही टिगोर मिल रही थी, ठीक है, तो टिगोर मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, तो टिगोर के अलावा मेरे को पसंद आ रही थी हुंडई की एक औरा देखी थी, बट हुंडई में जाना नहीं था वो स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, तो हम हैं हिंदुस्तानी, तो भैया हम नहीं जाना चाहते थे, तो फिर हमने देखा कि भैया चलो यही है होंडा, और उसका इनके रेटिंग भी अच्छा है, मतलब टाटा को क्यों जा रहा है भैया, सेफ्टी फीचर है, और दूसरा कि टाटा भैया इंडिया का है, ठीक है, तो भैया उनको पैसा देना है, बट फिर ऐसा भी है 10 लाख रुपए डालने के बाद भी अगर मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, और वही एनकेप रेटिंग मुझे होंडा में भी मिल रहा था, तो फिर मैंने होंडा को चूज कर लिया ऐसा, ठीक है, तो हम भी टाटा को ही प्रीफर कर रहे थे पहले, ठीक है, आ जाइए बेटा, आ जाओ, चलिए, तो रिजिड प्राइस, यस, लेट्स गो। अब बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन अंडर ऑलिगोपोली मार्केट। ऑलिगोपोली मार्केट में भैया प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे रहता है? हाँ बोले नहीं, प्राय बुक चेंज है क्या? नई बुक है भाई, नहीं नहीं, 2022 वाली बुक है, सब चीजें सेम है भाई, सब चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग अलग दिया होगा, थोड़ा अलग अलग दिया होगा। अब देखो ये वाला है ना, ये वाला कौन से पेज पे दिया है, एक बार कमेंट करो ओल्ड वालों के लिए, ओल्ड वालों का कहाँ पे दिया है, कौन से पेज पे दिया है ये? आई थिंक लास्ट में दिया है, चैप्टर के लास्ट में दिया है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, देखो एक बार, ये चैप्टर खत्म होने आएगा ना, वहां पे सेकंड लास्ट टॉपिक, एक बार देख लो। अरे वाह, अच्छी बात है भाई, हमारा उसका बजट नहीं था ना, हमारा सफारी का और हैरियर का बजट नहीं था, बाकी हैरियर तो भैया हैरियर, सफारी क्या, ब्लैक में अगर देखो दिल आ जाए भाई, ठीक है। ओके देख लो, मिल गया, कौन से पेज पे है? कौन से पेज पे, एक बार कमेंट कर दो, ओल्ड वाली बुक में मिल गया ना, 89 पे, ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। 89 पे आ जाओ भैया, ओल्ड वाले 89 पे आ जाओ, बाकी जो न्यू वाला है यहीं पे आएगा, ठीक है, बाकी सेम है भाई, ठीक है, तो मैंने सोचा यार इस बुक से पढ़ाते तो शायद नई चीज़ें, अगर कोई अच्छी चीज़ें मिलती है तो काम में आ जाएगी, और नोट थोड़ी सी ना कलरफुल बनाएंगे भाई, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट की नोट अभी है, ठीक है, चलो आ जाएगी बेटा, शुरुआत करते हैं, न्यू टॉपिक, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ऑलिगोपोली मार्केट। अच्छा, कॉर्नोट्स डिओपोली मॉडल, कॉर्नोट्स डिओपोली मॉडल ये क्या कहना चाहता है? ये भैया कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट, each duopolist believes that regardless of his action, the effect upon the market of the product, the other firm will go on producing the same commodity। मतलब अगर अपन कोई भी चेंजेस लेके आते हैं तो बाकी वाले कोई भी चेंज नहीं करने वाले, वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते जाएंगे, अपने हिसाब से प्राइस रखते जाएंगे, मतलब हमारे चेंजेस से दूसरे फर्म के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, उसे बोलते हैं भैया कॉर्नोट्स डिओपोली मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट अदर फर्म विल गो regardless of his action, firm will, फर्म नहीं अदर फर्म से लेते हैं, अदर फर्म प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी, हमारे डिसीजन से अदर फर्म पे कोई भी डिसीजन चेंज पे नहीं आने वाला है। कॉर्नेट मॉडल क्या कहता है? कॉर्नेट आउटपुट इज अ 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड द प्राइस इज 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बस ये रट्टे वाली चीज है, ठीक है, ये रट्टे वाली चीज है, ये जो मॉडल दिया है वो मॉडल है, इसमें कुछ समझाने जैसा ऐसा है नहीं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी है कि 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड प्राइस इज 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, दैट इज मोनोपोली प्राइस, ठीक है, तो प्राइस कितनी रहेगी? 2/3, ठीक है, हाँ जी, यस अनिश, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं बेटा, आ जाइए, सेकेंड वाला देख लेते हैं, स्टेकेलबर्ग डिओपोली मॉडल, ये क्या कहना चाहता है? ये भैया ये कहना चाहता है सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा, ये मॉडल में ये कहना चाहता है कि एक जो फर्म होगी ना, वो पूरे पूरे मार्केट की लीडर होगी, पूरे मार्केट की क्या होगी? लीडर होगी, और वो जो डिसीजन लेगी उसके हिसाब से क्या होगा? बाकी सारे इंपैक्ट होंगे।
वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, वो काम भी देगी, बाकी सारी जितनी भी फर्म्स है, छोटी छोटी फर्म्स है, उनको काम भी देगी। ऐसा नहीं कि वो अकेली प्रॉफिट कमाएगी, वो सबको काम भी देगी, सही तरीके से प्रॉफिट भी बांटेगी। बट वो क्या रहेगी, वो लीडर रहेगी और बाकी सारी जितनी भी फर्म है वो क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। मतलब वो चेंजेस जैसे ही चेंजेस लेके आएंगे, बाकी सारे भी क्या होंगे भैया, उसको चेंजेस लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लीडर फॉलोवर रिलेशन हो जाएगा। एक फर्म होगी वो पूरे इंडस्ट्री की क्या होगी, लीडर होगी, वो जो भी चेंजेस लेके आती है बाकी सारी फर्म उसको भी चेंजेस लेके आती है। कोई एग्जांपल अपन ले लेते हैं, कोई पेंट में अगर देखें तो एशियन पेंट है। एशियन पेंट भैया मोस्टली अगर देखने जाए तो लीडर जैसा है अभी। ठीक है, तो अगर एशियन पेंट अगर कुछ नया लेके आती है तो बाकी वाली फर्म भी ये सोचती है भैया इसने किया ना, ये बहुत तगड़ा वाला अभी चल रहा है मार्केट में, 80% कैप्चर उसका मार्केट है, तो वो जैसा करेगा वो कस्टमर को अच्छा ही लगने वाला, तो हम भी वैसा करेंगे। तो वो क्या होता है, एक लीडर होता है जो लोगों से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द प्रोड्यूसर अंडर, एक सेकेंड, ओके चलो। यहाँ पे ना बारिश बहुत है, बहुत बारिश है। अगर आपको मैं बताऊँ ना, मेरे घर के बाहर, मैं होम टाउन पे हूँ अभी, तो अगर मैं घर के बाहर जाऊँ ना तो घर के बाहर से मतलब ऐसा लग रहा है कि हम भैया समुद्र तट पे रह रहे हैं, इतना पूरा पूरा पानी भरा है। तो पापा का कॉल था कि गाड़ी ऐसे ही पड़ी है भाई, उसको कवर ववर लगा देना, बारिश बंद हो जाए तो। तभी थोड़ी देर के लिए बंद थी, तो मैंने कवर ववर लगा दिया अच्छी तरीके से भाई। मतलब ऐसे नहाने भी आप जा सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। इसलिए यहाँ पे अब बारिश रहती है ना, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि हमने ना यहाँ पे बाहर छत डलवाई है, एक्स्ट्रा छत। ठीक है, तो वो आवाज बहुत करती है, पानी गिरता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा था भैया लेक्चर के टाइम पे बारिश बंद हो जाए। ठीक है, तो नेट का कभी कभी इश्यू हो जाता है, लाइट का इश्यू हो जाता है, होम टाउन पे रहता है, बट अभी पेरेंट्स के साथ रहने के मजे भी अलग है। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके सेशंस जहाँ तक अभी अ, जब बारिश ना हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा आपके सेशन लें। आज शाम को भी शायद आपका इकोनॉमिक्स का मैं एक सेशन ले लूँ। ठीक है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। वैसे मेरा जैसे ही 12 बजे खत्म होगा, 12 से 4:30 तक मेरा, 4 साढ़े 4 तक मेरा सीए फाउंडेशन का लेक्चर है, वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैम का होगा, क्योंकि एक एक सिस्टम पे दो लोग तो कैसे लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका लेक्चर का जो टाइमिंग का रहता है ना, वो चेंज होता रहता है। उसका रीजन ये रहता है, एक तो बारिश का, नेट का फ्लक्चुएशन बहुत रहता है यहाँ पे होम टाउन पे, और दूसरा अगर मेरा कोई बीच में लेक्चर है तो भैया वो आपका लेक्चर फिर वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा चीज हो जाता है। इसलिए फिर हम दोपहर में अभी लेक्चर, आपको लग रहा होगा कि नून में क्यों लेक्चर नहीं आ रहा, ये रीजन के कारण नून में लेक्चर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, मैम का फिर 6 बजे अराउंड खत्म हो जाएगा, तो अगर ऐसा होगा तो मैं 6:15 को मैं अपना इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी आज एक आध घंटे का ले लेंगे, तो इस चैप्टर में काफी सारा और भी कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, नेचुरल सी फेसिंग एट होम, हाँ भैया ऐसा ही है। आ जाओ कभी, आओ कभी हमारे घर पे, आइए मेहमान बन के। ठीक है, नहाने के लिए पानी देने की जरूरत नहीं है भाई, बाहर जाओ, डुबकी लगाओ, गंगा स्नान करो, अंदर आ जाओ भैया, आ जाओ। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे भैया, स्टेकलबर्ग ड्यूओपोली में क्या था भैया, एक क्या रहती है, लीडर रहती है, उसको सब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द प्रोड्यूसर अंडर द ड्यूओपोली स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट द डिसीजन लेवल ऑफ हिज राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है भैया, कॉम्पिटिटर। इनकॉर्पोरेट डिसीजन लेवल ऑफ हिज राइवल, राइवल का मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो मतलब कॉम्पिटिटर्स क्या डिसीजन लेंगे, वो एक लीडर फॉलो करता, मतलब वो एक लीडर डिसीजन लेता है। ठीक है, मतलब वो डिसाइड करता है कि राइवल क्या डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि वो डिसीजन लेगा, वो लोग क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। हाँ ओके, आपको बुक चाहिए नई वाली, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इट देन incorporates in its own profit function thereby maximize the profit, वो maximize profit करता है। no collusion is practiced at a large, लीडर एंड फॉलोवर रिलेशनशिप इमर्ज, यहाँ पे क्या होता है, लीडर एंड फॉलोवर रिलेशनशिप बनाया जाता है। आ जाओ थर्ड वन वाला बात करते हैं, Bertrand duopoly model. In the Bertrand model, assumptions of the model are similar to Cornett model. Cornett model के जैसे ही यहाँ पे assumptions लिए गए हैं, but the former is based upon the price as the strategy variable. According to this model, each producer can always lower the price. देखो ये important है, क्या होगा भैया, each producer can always lower the price until the price is equal to cost of the production.
इस मॉडल में क्या कहना चाहता है कि भैया देखो अब आप ही बताओ कि 4 या 5 लोग हैं जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हर लोग क्या जाएगा कि भैया मेरी प्रोडक्ट बिके, मेरी प्रोडक्ट बिके। बट अब देखो एक बार कस्टमर आ गया ना तो बार बार उधर ही जाएगा, बार बार उधर ही जाएगा। जैसे कि अगर आपने टाटा की कार ली है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, अब वो तो ऑब्वियसली यही मानेंगे कि हम तो अच्छा ही बना रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस ही करने के लिए वो बनाएंगे। तो टाटा क्या करेगा, कम से कम कॉस्ट रखेगा, मतलब कॉस्ट जितना है उतना ही वो सेलिंग प्राइस रखने का ट्राई करेगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के नियर नियर वो क्या करना चाहेगा, वो प्राइस रखना चाहेगा, ताकि पहली बार एटलीस्ट एक बार कस्टमर परचेज करे। एक बार कस्टमर करेंगे तो हम पे उतना तो विश्वास है भैया कि हमारी प्रोडक्ट अगर एक बार लिया तो फिर वो बार बार परचेज करेगा। मतलब अगर किसी को भी कार लेनी होगी रिलेटिव में तो वो बोलेगा भैया टाटा ही परचेज करो, ठीक है। तो ये क्यों होता है भैया, ये अब वो क्या करना चाहते हैं, हर फर्म क्या करना चाहते हैं, कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस अंटिल द प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो प्राइस को कम करता जाता है, कब तक कम करता करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करेगा तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अपन ने देखा था, याद है कि प्रोडक्शन हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब आप वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हो भैया, एटलीस्ट कवर कर पा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट मॉडल की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। ठीक है, एज एज ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, एज ग्रोथ मॉडल ये कहता है भैया कि आप में यहाँ पे जो भी प्राइस चेंज कर रहे हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपने प्राइस सेट किया कि मेरा, फॉर एग्जांपल होंडा की बात करें तो होंडा ने प्राइस सेट किया कि ये जो मेरी सिडान कार है मैं 9 लाख में बेचूंगी, ठीक है। और वही चीज टाटा ने सेम तरीके के फीचर्स के साथ शुरू किया भैया 8 लाख में। अब होंडा देखेगा भैया कार सिमिलर है, डिजाइन सिमिलर है, सब सेम है, तो अगर मैं 1 लाख ज्यादा चार्ज करूंगा तो मेरे से कौन परचेज करेगा, कोई परचेज नहीं करेगा। तो उसने इवन 9 लाख की प्राइस डिसाइड की थी, बट वो क्या करेगा, अपनी प्राइस को चेंज करेगा और जो कॉम्पिटिटर ने रखा उस प्राइस को वो चेंज कर देगा। यहां पे वो सेम चीजें देखो, इच डियोपोलिस बिलीव्स दैट हिज राइवल, उसका कॉम्पिटिटर विल कंटिन्यू टू चार्ज द सेम प्राइस एज ही इज जस्ट डूइंग इरिस्पेक्टिव व्हाट प्राइस ही हिमसेल्फ सेट इन। मतलब ये कहता है कि होंडा क्या सोचेगा, सॉरी टाटा क्या सोचेगा, टाटा ये सोचेगा कि मैंने 8 लाख किए ना, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसने भले ही कितना भी सेट किया हो चार्ज, 9 लाख रुपए भी उसने सेट किया हो कि मैं इतना चार्ज करूंगा, बट वो भी क्या करेगा, मैंने जितना सेट किया उतनी प्राइस को चार्ज करेगा। क्यों, क्योंकि वो भी कस्टमर को जाने नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पे पूरा गेम क्या कहना है, पूरा गेम ये कहता है भैया सब जो फॉर्म है ना, अल्टीमेटली सब मॉडल यही कहना चाहती है कि भैया हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। प्राइस कम ले लो कोई इश्यू नहीं है, प्राइस कम करो कोई इश्यू नहीं है, बट कस्टमर को इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये क्या कहता है भैया, कहाँ गया, will continue to charge the same price as he is just doing irrespective of what price he himself set in। मतलब कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस सेट की है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब अगर टाटा की बात करें तो टाटा क्या सोचेगा, टाटा ने 8 लाख रुपीज की प्राइस रखी, होंडा ने 9 रखी थी, तो होंडा क्या सोचेगा भैया, टाटा ने 8 रखी है, भैया हमने जो डिसाइड किया उसको गोली मारो, जो टाटा ने किया वो करो। क्यों, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है, अगर उसने कम प्राइस चार्ज की तो हम भी क्या करेंगे, कम प्राइस चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वन, collusive oligopoly। According to this model, a cartel is formed। कार्टेल का मतलब क्या होता है पता है, कार्टेल का मतलब ये होता है कि अगर देखो टाटा, होंडा, ठीक है, हुंडई, ये सब तीनों सबसे मेजर अगर चल रहे हैं, लीडरशिप पे चल रहे हैं, ठीक है, और तीनों ने मिलकर सोच लिया एक काम करते हैं हम तीनों मिलकर एक नई कार बनाते हैं, जैसे हीरो होंडा दोनों मर्ज हो गए थे ना, हीरो होंडा ऐसे, ठीक है। टाटा, होंडा और हुंडई, ठीक है, टाहू हुई, कुछ भी ऐसा कुछ भी बना दिया कि कंपनी का नाम, ठीक है। तो ऐसे कंपनी का नाम बना दिया और तीनों ने साथ में मिलकर बनाया भैया एक सीडान का, तीनों की एक ही सीडान का। भैया परचेस करना है तो करो वरना कुछ नहीं, कहाँ पे जाओगे, ठीक है। बाकी कोई कंपनी है ही नहीं, सुजुकी भी साथ में जुड़ गई, मारुति और सुजुकी अलग अलग कंपनी थी, अब दोनों साथ में मारुति और सुजुकी, ठीक है। तो वो भी इसमें साथ में आ गए। अब देखो इसमें क्या किया, वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं कि भैया लेना है तो एक ही सीडान कार है, लेना हो तो लो वरना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसे बोलते हैं कार्टेल। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है ना, कॉम्पिटिशन मार्केट को ये भैया तोड़ता है, कार्टेल तोड़ता है, और ये इलीगल है भैया। कोई भी देखो, अब आपको पता होगा जब जियो का 2016 में जियो का प्लान आए, फ्री में प्लान थे, तो उसके ऊपर केस हुए थे। केस क्या हुए थे कि भैया आप ना कंपटीशन को तोड़ रहे हो। आपको याद होगा कंपटीशन एक्ट के हिसाब से अगर आप कंपटीशन को तोड़ने का ट्राई करते हो तो आपके ऊपर केस लगता है और आपको फाइन भी भरना पड़ता है। बट उसमें एक क्लॉज लिखी है
कि अगर वो बेनिफिट कर रहा है, आप कंपटीशन को तोड़ रहे हैं, बट अगर वो बेनिफिट कर रहा है कस्टमर को, ठीक है, और बाकी जो अगर देखने जाए तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मतलब इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इतना भी इंपैक्ट नहीं कर रहा कि भैया उसका स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाए, एंट्री का पूरा स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाए, तो भैया वो केस नहीं हो सकता। और अगर वो बेनिफिट के हित में, काफी सारे अलग अलग केसेस हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भैया उनको क्या है कि भैया फाइन भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, कार्टेल करते हैं, ये साथ में मिलकर आगे परचेस करना है तो करो, एक ही प्रोडक्ट है। व्हेन द फर्म जॉइंटली फिक्स, देखो जॉइंटली फिक्स द प्राइस एंड आउटपुट, जॉइंटली फिक्स करेंगे इसकी प्राइस इतनी रखनी है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कोई भी कार, कितनी भी छोटी सी छोटी कार हो, इवन नैनो भी हो, 10 लाख से नीचे हम कार नहीं बेचेंगे, सब कंपनी ने डिसाइड कर लिया, भैया नेक्स्ट डे से सब कार की प्राइस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लेना हो तो लो वरना कुछ नहीं, ऐसी बात हो रही, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओपीईसी कंट्रीज। ओपीईसी कंट्रीज कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, मतलब जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है ना, ठीक है, वो क्या करती है, वो डिसाइड कर लेती है, भैया अरब की जो कंट्रीज है वो क्या करती है, वो डिसाइड कर लेती है कि भैया पेट्रोल इतने में ही बेचना है बाकी कंट्रीज को, तो वो सबने साथ में मिलकर क्या कर दिया, कार्टेल कर दिया भैया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा प्राइस पे पेट्रोल, फ्यूल सबको, ऑयल सबको बेच रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म ये है ओपीईसी का, ठीक है। चलिए आ जाइए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते बेटा कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगा। एक काम करते हैं, पहले आप इतना जल्दी से फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, किधर से शुरुआत किया था, इधर से शुरुआत किया था, हाँ, ये लो, इतना हाईलाइट कर लो बेटा जल्दी से।
चलो लेट्स गो, आ जाओ बेटा। देखो अब यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दी है कि कैसे कोई भी फर्म, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि कैसे कोई भी फर्म प्राइस को डिसाइड करती है। कोई भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस डिसाइड करनी है तो वो कैसे डिसाइड होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहला बेटा दिया हुआ है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कॉस्ट लगेगी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की प्राइस आपको मतलब कॉस्ट लग रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने की आपको कॉस्ट लग रही है 10 रुपए। कॉस्ट लग रही है कितनी? 10 रुपए। कॉस्ट प्लस का मतलब ये है कि आपका एम है कि आप कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट कमाएं। कितना? 10%। आपकी कॉस्ट कितनी लगी? 10 रुपए की। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? 10 रुपए का, सॉरी 10% का। तो आप कितना चार्ज करोगे? 11 रुपए। यानी आप अपनी प्राइस कितनी डिसाइड करोगे? 11 रुपए। वेरी सिंपल। उसी तरीके से अगर आपका 10 रुपए का प्राइस लग रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 10 रुपए का। आप प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हो 20%, तो आप कितना चार्ज करोगे? इस पेन को कितने में सेल करोगे? ऑब्वियसली 12 रुपए में, क्योंकि 10 आपका कॉस्ट है प्लस 20% आपका प्रॉफिट। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्लस है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यहाँ पे आपको नाम दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्लस क्या है। आप अपनी कॉस्ट निकालोगे, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो आप डिसाइड कर लोगे सेलिंग प्राइस। इसे कहते हैं भैया कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड, बहुत इजी है। द फर्म कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन द प्रोडक्ट एंड ऐड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द प्राइस। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जितना अपने को प्रॉफिट चाहिए, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग आ जाइए। लिमिट प्राइसिंग का मतलब ये है कि ये इतनी प्राइस को नीचे लेके आ जाएंगे, इतनी नीचे लेके आ जाएंगे कि भैया कोई भी उसमें एंटर ही ना कर सके, कोई भी उस इंडस्ट्री में एंटर ही ना कर सके। ठीक है, उतनी हम लोएस्ट लेके आ जाएंगे। और हम क्या करते हैं? हम मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अब देखो, अगर आपका अगर बात करें, ठीक है, कोचिंग में बात करें, ठीक है, कोचिंग में वैसे कोई इतना करता नहीं है, ठीक है, जो नए होते हैं वही कम चार्ज कर रहे हैं। बट अगर कोई कोचिंग वाला है जो बहुत तगड़े वाला चल रहा है, उसका नाम बहुत हो गया है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, जो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो अगर बात करें कि एक एक सब्जेक्ट के 10,000 15,000 चार्ज कर रहे हैं, जबकि जो नया आने वाला है, नया वाले आने वाला भले ही वो कम चार्ज करेगा, बट जैसे ही वो बड़ी वाली जो फर्म है जो 10 से 15,000 चार्ज कर रही थी, जो लगभग 80% मार्केट को कैप्चर कर रही है, उसने देखा कि काफी सारे नए नए जो एंट्री हो रही है, काफी सारे नए नए लोग एंटर हो रहे हैं, तो उसने क्या सोचा, भैया 10,000 वाली चीज सीधे 1,000 रुपए में कर दो। इतनी नीचे लेके आ गए कि भैया जो नए लोग आ रहे हैं वो सोचेंगे भैया 1,000 में बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। और बड़ी फर्म सोचेगा कि 1,000 में बेचेंगे, भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, बट एक साल के लिए जितने भी लोग अंदर आने की सोच रहे हैं वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। और वो सोचेंगे इस इंडस्ट्री में हम नहीं टिक पाएंगे। तो ये इसे कहते हैं भैया लिमिट प्राइसिंग। ठीक है, क्यों किया? लिमिट प्राइसिंग क्यों करते हैं? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। द लिमिट प्राइस इज ऑफन लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से भी नीचे लेके आ जाता है भैया। क्यों भैया? लो इनफ टू मेक एंटरिंग नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब जो भी नया आ रहा है ना उसको नॉन प्रॉफिटेबल में डाल दो, उसकी कॉस्ट से भी नीचे लेके आ जाओ। तो वो सोचेगा अगर सामने वाला कॉम्पिटिटर मेरी कॉस्ट है उससे भी लोअर में सेल कर रहा है, तो मुझे भी अपनी कॉस्ट से लोअर में सेल करना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी कॉस्ट से लोअर में सेल करूंगा तो पहले ही मेरे को घाटा शुरू हो जाएगा, वैसे भी कस्टमर कम है, क्लाइंट कम है, और उसमें भी अगर मैं लॉस करने लग जाऊंगा तो मैं टिक ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहता है भैया? मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है भैया कि आपको पहले क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, लोअर प्राइस रख के आपको अट्रैक्ट किए जाते हैं। और जैसे ही पता चल गया कि भैया अब कस्टमर आ रहे हैं, हमारे सिवा कहीं पे जा नहीं रहे, तो क्या कर दिया भैया? प्राइस को बढ़ा दिया। इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, सेलिंग प्राइस लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। पहले सेलिंग प्राइस कितनी रखेंगे भैया? सेलिंग प्राइस लो रखेंगे, अट्रैक्ट द कस्टमर। उसके बाद अपन क्या करेंगे? मार्केट शेयर आपने क्या कर लिया? गेन द मार्केट शेयर, मतलब 80% लोग अब आपके वहां पे आ रहे हैं, आपने क्या कर दिया? प्राइस क्या कर दिया भैया? रेज कर दिया।
ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज आप करते हो, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, price discrimination, setting a different price for the same product in different segment to the market. For example, this can be for different classes such as the ages. अब ये क्या कह रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप बात करोगे कोको कोला, अगर आप बाहर जनरल मार्केट में अगर आप परचेस करने जाओगे, जो बोतल आपको 20 रुपए में मिल रही है, वही चीज अगर आप सिनेमा हॉल में जाओगे तो वो आपको 40 की मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिंटिंग ही अलग होती है, मतलब सिनेमा हॉल के लिए अलग ही प्राइसिंग वाला टैग निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो सोचते हैं कि भैया लग्जरियस जो लोग होंगे वही जाएंगे, तो उनसे हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो अलग अलग एज वाइज या मार्केट वाइज ये क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर बात करें, अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो, जब आप छोटे थे, मतलब जब आप 7th या 8th में थे, तब आपकी मम्मी क्या करती थी? ठीक है, मेरी मम्मी तो करती थी, आपका पता नहीं है। ठीक है, लगभग हर मम्मी यही करती। कितने में पढ़ता है? तो बोलते 5वीं में पढ़ता है, भले ही अपन 7 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोलता है भैया 5 ही बोलना है तेरे को, अगर 7 बोला ना पूरी टिकट लेनी पड़ेगी, 5 बोलना आधी टिकट में जाने का है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं भैया, 5 बोलते हैं, और बैठते भी ऐसे कि लगने चाहिए हाँ भाई 5 में। वो बोलेगा नहीं ये तो बहुत बड़ा लड़का, नहीं नहीं ये 5 में। वो क्या कहते हैं, सेम सर्विस है बट अलग अलग चार्ज है। ठीक है, एक की हाफ टिकट है भैया, एक की फुल टिकट जा रही है, एज वाइज है, यहाँ पे देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइसेस होती है, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डिफरेंट प्राइस होती है, डिपेंड ऑन द क्लासेस और एजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, अलग अलग प्राइस यहाँ पे चार्ज की जाती है। एक सेकंड, मेरा ये बंद हो गया, मैं ऑन कर लेता हूँ वीडियो। ठीक है, आ जाइए। तो इसे कहते हैं भैया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपकी कमेंट अभी मेरी अपडेट नहीं हुई है, एक बार अपडेट हो जाए। ओके, मिल गया। ठीक है, आ जाओ भैया, और मैम देखेंगे तब रिप्लाई कर देंगे, डो नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, या लेक्चर में भी पूछ लेना, तो भी कोई इश्यू नहीं है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब एक अपने को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं रखते कि अभी अहमदाबाद में भी काफी ऐसा चल रहा है कि 90 एनी प्रोडक्ट ऑन 99। ठीक है, एनी प्रोडक्ट ऑन 199। अब देखो प्राइस तो 200 ही बोलते हैं बट लिखते हैं 199। ठीक है, तो कोई भी चीज अपन परचेज करते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन परचेज करना है, 15,000 का नहीं लिखना भाई, कितना लिखना है, 14,999। तो कितने का लगता है भैया, लगता है 14,000 के अराउंड का, भाई होता है 15,000। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्राइस को सेट करने का ट्राई करते हैं। फिर आता है डायनामिक प्राइसिंग, मतलब चेंज होता रहता है। डायनामिक मतलब चेंज करते रहना, प्राइस को क्या करते रहना, चेंज करते रहना, उसे कहते हैं भैया डायनामिक प्राइसिंग। अ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल होता रहता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मैकेनिज्म मेड पॉसिबल बाय एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आईटी आपका सही होना चाहिए, अगर आपको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग को करना है भैया, ठीक है, मतलब प्राइसिंग चेंज करते रहना है, तो आपका आईटी सिस्टम सुपर होना चाहिए एंड एम्प्लॉयड मोस्टली बाय इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, एम्प्लॉय इंटरनेट बेस्ड कंपनीज इसे क्या कहते हैं, अभी तो सभी भैया वही है, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मैकेनिज्म, मतलब चेंज होते रहना, प्राइस को क्या करते रहना, चेंज करते रहना। प्राइस लीडरशिप, price leadership, and observation made of an oligopolistic business behavior in which one company, usually the dominant मतलब अपने डोमिनेंट पोजीशन पे रहना, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है, अगर वो बोलेगा वो सब चीजें हो सकती है। कॉम्पिटिटर अमंग द सेवरल्स, मतलब वो क्या करता है, लीडिंग पोजीशन पे होता है, लीड्स द वे इन डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड द अदर गो ऑन फॉलोइंग। एक बंदा क्या करेगा, प्राइस को डिसाइड करेगा और बाकी सारे उसे क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। तो इसे कहते हैं भैया प्राइस लीडरशिप। एक जो है बंदा वो लीडर है, वो प्राइस डिसाइड करता है, बाकी सारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अदर गो ऑन, सॉरी, अदर्स गो ऑन फॉलोइंग। ठीक है, फिर आता है भैया आपका टारगेट प्राइसिंग। ठीक है, टारगेट प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, टारगेट प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि एक टारगेट होता है कि हमें इतना प्रॉफिट को अचीव करना है। अब देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आप जब आगे पढ़ोगे कॉस्टिंग, ठीक है, इंटर लेवल पे, तब आपको समझ में आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने कितनी कैपिटल डाली इस बिजनेस में। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल डाली, कोई बिजनेस शुरू किया,
अब आपने ऐसा सोचा कि एक साल में मुझे यार 10% तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, कितना 10,000 तो मेरे को मिलना चाहिए, तभी तो मेरा 1 लाख का कुछ वर्थ बनेगा, अदरवाइज क्या मतलब वो पैसा डालने का, मेहनत करने का। तो आपने डिसाइड किया मुझे 10,000 मिलना चाहिए। तो आप जब प्रोडक्ट बना रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, तो आपने प्रोडक्ट बनाई 1,000 प्रोडक्ट, ठीक है 1,000 प्रोडक्ट, और उसकी कॉस्ट आपको लगी 100 रुपए। कितनी लगी बेटा, 100 रुपए की कॉस्ट लगी, ठीक है 100 रुपए की कॉस्ट लगी। अब यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, 10,000 का। अगर आप देखने जाओगे तो 1,000 इंटू 100 करोगे, आपको मिल जाएगा कितना, 1 लाख। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 10,000, तो आप 10,000 को ऐड करोगे और आप प्राइस कितनी लगोगे, टोटल 1,10,000, ठीक है 1,10,000 क्या होगा, आप टोटल इतना रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो, ठीक है कितने प्रोडक्ट से, 1000 से, तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपको एक्स कितना मिल जाएगा, 110 की प्राइसिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर दो कि मुझे इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है, ठीक है। तो मतलब आपका एक टारगेट रहता है, तो उसे बोलते हैं भैया टारगेट प्राइसिंग। आ जाओ, प्राइसिंग मेथड वेयर बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड टू टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न उनको चाहिए भैया कि अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो आप पहले से क्या करोगे, प्रॉफिट निकाल दोगे कि इतना प्रॉफिट मेरे को टोटल में मिलना चाहिए। आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट करोगे, फिर टोटल प्रॉफिट जो आपको चाहिए वो ऐड करोगे, आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। डिवाइड बाय यूनिट करोगे, आपको पर यूनिट की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाइए, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला अपन को दिया हुआ है बेटा, इट्स एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, आप भैया एब्जॉर्प्शन नाम आप कॉस्टिंग में भी पढ़ने वाला हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एब्जॉर्ब करना मतलब वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिक्स कॉस्ट को भी पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने में सेल करना चाहिए ताकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों हम क्या करें, रिकवर कर पाए। मेथड ऑफ प्राइसिंग इन विच ऑल कॉस्ट रिकवर्ड, ऑल कॉस्ट, ऑल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स, दोनों हमें क्या करना है, कवर करना है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड्स, प्राइस क्या इंक्लूड करता है भैया, प्राइस क्या इंक्लूड करता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड करता है भैया, इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, प्लस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। प्रोपोर्शनेट क्यों लिखा है, प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि पर यूनिट कितना आएगा, उतना उतना प्रोपोर्शन, ठीक है उतना पोर्शन, इसलिए लिखा है प्रोपोर्शनेट। अल्लाह सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपका फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए का, और आपने यूनिट बनाए टोटल 1 लाख, तो आपका पर यूनिट कितना आएगा, 1 रुपए का फिक्स कॉस्ट आएगा। हाँ, अगर आप सेट कर रहे होंगे तब आप देखोगे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए की है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 2 रुपए, मतलब 12 रुपए तो एटलीस्ट मुझे कवर करने ही है, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलरली प्राइस हायर देन द कॉम्पिटिटर्स बट थ्रू प्रमोशंस। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है भैया, हम ना ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, कॉम्पिटिटर जितना चार्ज कर रहे हैं ना उससे हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया यहां तक हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे मार्केट को कैप्चर करना है, तो अगर हम ज्यादा चार्ज करेंगे तो कैसे मार्केट कैप्चर होगा। देखो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे ये कर रहे हैं भैया कि हम ज्यादा चार्ज कैसे करेंगे, बट थ्रू प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और कूपन और लोअर प्राइस आर ऑफर्ड ऑन अ की आइटम। कुछ आइटम पे हम क्या कर रहे हैं, लोअर प्राइस ऑफर कर रहे हैं, और जो हमारा मेन सर्विस है उसके हम क्या कर रहे हैं, हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ सर्विस करवानी है, बाइक की सिर्फ सर्विस करवानी है, तो नॉर्मली 250 चार्ज कर रहे हैं, हम भैया 300 चार्ज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम आपको ऑयल में 50% का डिस्काउंट दे देंगे। कितना, 50%। तो जिनको भी ऑयल चेंज करवाना वो किधर जाएंगे भैया, इधर आ जाएंगे। या हम कूपन दे रहे हैं, हम 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं, बट हम आपको 100 रुपए की कूपन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम 250 से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं भैया, नॉर्मल 250 रुपए में आपकी सर्विसिंग होती है, हम 300 चार्ज करेंगे भैया, बट हम आपको 100 रुपए का कूपन देंगे। यानी अब जब नेक्स्ट टाइम आप सर्विस करवाने आओगे तब 300 की जगह कितना चार्ज करेंगे, सिर्फ 200 चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, सिर्फ 200 चार्ज करेंगे। यानी कि आपका यहाँ पे प्राइस का सेविंग होता है। अल्टीमेटली भैया यहाँ पे क्या होगा, ट्राई ये होता है कि कस्टमर को रिटर्न लेके आए। क्या करे भैया, रिटर्न लेके आए। जैसे कि हमारे कोर्सेज में भी ऐसा है, स्टडी बडी क्लब के कोर्सेज में, कि अगर आपने परचेस किया हुआ है या आप किसी को रिफर करते हो तो रिफर एंड अर्न मिलता है आपको। अगर यहाँ पे परचेस करते हो कोई भी कोर्स, देखो वैसे हम हाई चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इसमें हाई लो में सेट नहीं होगा, बट सिर्फ बात कर रहे हैं कूपन के बारे में, तो कूपन आपको मिल जाती है। आप किसी को रिफर कर रहे हो, आपने परचेस किया नहीं किया, बट दूसरा बंदा अगर परचेस कर रहा है आपके कारण,
ठीक है, तो आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे सर्विसिंग का जो मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। फिर आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मतलब एडिशनल कॉस्ट प्राइसिंग। जितना आपका एडिशनल कॉस्ट लग रहा है उतना आप क्या करना चाहते हो, एटलीस्ट उतना तो कवर करना ही चाहते हो। तो मार्जिनल कॉस्ट जितना तो आपको एटलीस्ट कवर करना है। कभी भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से हायर नहीं जाना चाहिए। इन द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू इक्वल द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्वल टू द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे कभी भी आपका मार्जिनल कॉस्ट हायर ही नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा हमने मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम प्राइस कैसे सेट करेंगे भैया, मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से। अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसको अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी बस यहीं पे रखते हैं। और मैं आपको ये कॉस्ट वाला दिखा देता हूँ। आप जल्दी से इसे क्या करिए बेटा, इसे हाईलाइट कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यस, अभी परफेक्ट है। इसे जरूर से हाईलाइट कर दीजिए आप। चलो, तो यहीं पे इस सेशन को रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज आपका मैथ का सेशन टाइमिंग वाइमिंग सब आपको पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सेशन शुरू हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास अगर आज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।